Welcome to Direction 360. Allahumma Rabbi zidni ilma. दोस्तों, जैसा कि हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करते हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी को। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और उसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है अलोंग ग्रुप्स और एंड पीरियड्स। Ionization energy is defined as it is the minimum amount of energy required to remove an electron from the valence shell of the neutral atom to form cation। एनर्जी की वो मिकदार जो कि हमें चाहिए होती है, किस लिए चाहिए होती है? टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम वैलेंस शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को क्या कहेंगे? हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसके यूनिट्स क्या हैं जी? यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ किलो जॉल पर मोल। एग्जांपल, सोडियम लेट कर लेते हैं, न्यूट्रल एटम, ठीक है जी। ये क्या करता है? हमें लॉस इलेक्ट्रॉन करना है। हमने इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और ये क्या बन गया है? केटाइन बन गया है, ठीक है, केटाइन बन गया है। अब इसके लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? इसकी वैल्यू है डेल एच इज इक्वल टू प्लस 496 किलो जॉल पर मोल, यानी कि इतनी एनर्जी हमें इसको देनी पड़ेगी सोडियम को, ताकि इसका एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से आउट हो जाए। अब टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी और इसे क्या कहते हैं? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल एटम। दोस्तों, किसी भी न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल में से हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर होगी, उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एग्जांपल देख लेते हैं जी। मैग्नीशियम ये न्यूट्रल एटम था, Mg ये क्या हो गया? मोनो पॉजिटिव हो गया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है। ये क्या कहलाएगी? इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूट्रल से क्या हो रहा है? ये मोनो पॉजिटिव बन रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इस एनर्जी कितनी है मैग्नीशियम की? मोनो डेल H1 इज इक्वल टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू प्लस 738 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी मैग्नीशियम को मोनो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। अब सेकेंड डेफिनेशन को देख लेते हैं जी। सेकेंड डेफिनेशन क्या है जी? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनो पॉजिटिव एटम, ठीक है। ये था न्यूट्रल एटम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें मोनो पॉजिटिव एटम से मजीद एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होगी, उसे क्या कहेंगे हम? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मोनो पॉजिटिव में से जब एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा? डाई पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल है जी, मैग्नीशियम मोनो पॉजिटिव रिमूव कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर क्या आ गया? डाई पॉजिटिव, टू पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके लिए डेल H2 यानी कि इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 1451 किलो जॉल पर मोल। कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इससे हमें कौन कौन सी मालूमात हासिल होती है उसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसीलिए क्या होता है? इसकी क्या होती है? एनर्जी कम मिकदार में रिलीज होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। वाइल इन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा जी? इन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द मोनो पॉजिटिव एटम। पहले वो न्यूट्रल एटम था, उसके बाद मोनो पॉजिटिव हो गया, इसीलिए उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है और इसीलिए इसकी क्या होती है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है? मोनो पॉजिटिव एटम में से, मोनो पॉजिटिव आयन में से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। विच इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू स्मॉल साइज यस चार्ज। क्या होगा जी? चार्ज टू साइज रेशो यानी कि इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो पहले ही डिस्टर्ब हुई होगी, न्यूक्लियस का होल्ड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो इक्वल नहीं होती मोनो पॉजिटिव एटम में, आयन में, तो इसी वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देख लेते हैं जी फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, atomic size is inversely proportional to ionization energy. If atomic size increases, then ionization energy decreases. There is inverse relation between atomic size and ionization energy. Second factor is shielding effect. Shielding effect also inversely proportional to ionization energy. If shielding effect increases, then ionization energy decreases, or vice versa.
Nuclear charge is directly proportional to ionization energy. If nuclear charge increases, ionization energy increases. After that, the fourth factor is nature of orbital, type of orbital और nature of orbital. दोस्तों, अगर ऑर्बिटल हमारा कम्प्लीटली फील्ड होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, हाफ फील्ड की उससे कम होगी, देन होगी पार्शियल फील्ड की। ये इसका ऑर्डर है। सेम इसी तरह एस ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल, फिर डी, फिर एफ, इस तरह इसकी एनर्जी तब्दील होती रहेगी। ये इसका एनर्जी ऑर्डर है। इसमें अरेंजमेंट होती है जी, एस की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर पी, फिर डी, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला बढ़ता रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीजन क्या होती है? रीजन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एज यू नो दैट एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी टॉप टू बॉटम। ऑल्सो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तभी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अलोंग ग्रुप डाउनवर्ड। अब अलोंग पीरियड देख लेते हैं जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या है इसके इंक्रीज होने की? डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। सो इफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीज। अब देख लेते हैं चंद एब्नॉर्मेलिटीज जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें देखने को मिलती है। While moving from left to right in group 3A and 6A, show the abnormal trend। क्या abnormal trend होगा? ये देखें जी, 1A की बढ़ रही है 2A से, इस तरह हमें प्रॉपर बढ़ता हुआ ग्राफ मिलना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ क्या करता है, abnormal trend शो करता है। किस किस में? 3A में और 6A में। यानी कि 2A की आयोनाइजेशन एनर्जी 3A की आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है, जबकि होना क्या चाहिए था, 3A की आयोनाइजेशन एनर्जी 2A की निस्बत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सेम इसी तरह 5A की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है 6A की निस्बत, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये इसकी एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3A इज़ लेस देन 2A। इसकी क्या रीज़न है, ये एब्नॉर्मल ट्रेंड क्यों आ रहा है जी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन 2A बेरिलियम हैज़ कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि इसका ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फील्ड हैं एस सब शेल के अंदर, ठीक है जी। 1s2 2s2 इसके 4 होते हैं जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा, कम्प्लीटली फील्ड होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 3A। रीजन देख लेते हैं जी आगे एग्जाम्पल से। B इज इक्वल टू, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होगा, कम्प्लीटली फील्ड तो नहीं होगा, ये पार्शली फील्ड होगा। पार्शली फील्ड होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू कम्प्लीटली फील्ड क्या है, कम है। यही रीज़न है कि 3A की आयोनाइजेशन एनर्जी 2A की निस्बत क्या होती है, कम होती है। यही इसका एबनॉर्मल ट्रेंड का असल रीज़न है। रीज़न, व्हेन वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ए से जब हम रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन को सेकंड ए ग्रुप, इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली फील्ड। इसके एस ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, वाइल पी ऑर्बिटल ऑफ 3A इज क्या होगा, 3A ग्रुप में क्या होगा, उसके जो ऑर्बिटल हैं पी ऑर्बिटल वो क्या है, पार्शली फील्ड हैं। उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, इसीलिए उसको रिमूव करना आसान होगा एज कम्पेयर टू कम्प्लीटली फील्ड 2A। सो इट इज़ ईजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3A। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 6A इज ग्रेटर देन 5A। इसको भी देख लेते हैं, एबनॉर्मल ट्रेंड है, इसकी क्या रीज़न है। द रीज़न इज दैट वी कैन प्रूव इट विद एग्जांपल। नाइट्रोजन देख लेते हैं, इसके पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये हाफ फील्ड है। पी के अंदर कितने होते हैं, वैसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, ये फिलहाल है हाफ फील्ड कंडीशन में। इसीलिए क्या होगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। वाइल देख लेते हैं ऑक्सीजन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आउटरमोस्ट शेल में क्या होगा जी, ये देखें जी, 1 2 3, ये आउटरमोस्ट शेल में पी में 4 हैं, यानी कि पार्शली फील्ड है, हाफ फील्ड से ज़्यादा है, कम्प्लीटली फील्ड से कम है। इसी वजह से क्या होगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। यही वजह है कि ये 6A एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू 5A कम है। रीज़न,
half filled atom require more energy as compared to partially filled like in oxygen, or while in nitrogen it is half filled, so it requires more energy. एप्लीकेशन क्या क्या है जी? आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द इंडेक्स ऑफ इट्स मेटालिक कैरेक्टर। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। इफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नंबर 2 एप्लीकेशन है जी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वी कैन फाइंड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट by using ionization energy. If there is a big energy difference between first and second ionization energy, then the valency of the element is 1. अगर क्या होगा, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसकी वैलेंसी 1 होगी। इफ़ देयर इज़ अ बिग एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, देन द वैलेंसी विल बी 2. जिन दो आयोनाइजेशन एनर्जीज के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, वही उसकी वैलेंसी होगी। एग्जाम्पल से देख लेते हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंस और किस तरह इसकी वैलेंसी हम फाइंड करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से। एग्जाम्पल, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लेट कर लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 536 किलो जॉल पर मोल है, ठीक है जी। और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1253 किलो जॉल पर मोल है। इसके अंदर अमंग इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है? कम है एज कम्पेयर टू सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आप देख सकते हैं 7525 किलो जॉल पर मोल है। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हम क्या कह सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 6200 समथिंग का डिफरेंस है इसके अंदर, यानी कि एक बिग डिफरेंस है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसकी सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी, ना कि 1 होगी या 3 होगी, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बिग एनर्जी डिफरेंस है इन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, सो इट्स वैलेंसी इज 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।